यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जेल के अंदर पूरी जिंदगी के लिए फंस जाता है। अब उसे इस जेल में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बितानी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की जान कुछ ही दिनों के लिए है, तो वो यहाँ से किसी भी कीमत भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला एक सपने में बदलने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी फ्रैंक दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ खुश नहीं है। दरअसल उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। वो अपनी आधी जिंदगी यहाँ बिता चुका है और अब वो बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता है। इधर हमें कुछ कैदी दिखाई देते हैं जो एक लॉन्ड्री रूम में नाली का ढक्कन खोद रहे थे। वो जैसे तैसे करके उस नाली का ढक्कन तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ एक बड़ी सी सुरंग बन जाती है। वो सब एक एक करके उस सुरंग से बाहर भाग निकलते हैं। आखिर में ब्रोडी नाम का कैदी वहाँ फ्रैंक के आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे वहाँ फ्रैंक का नामो निशान तक नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन उसे अकेला छोड़कर उस सुरंग में कूद जाता है। लेकिन जल्दी में ब्रोडी अपनी टोपी वहीं भूल जाता है। लेकिन तभी मौके पर फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। वो पहुंचते ही ब्रोडी की टोपी उठाकर वहां से नीचे कूद जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक धोबी था। उसका काम इस जेल में मौजूद सब कैदियों के मैले कुचैले कपड़े धोने का था। वो हर रोज की तरह कैदियों के कपड़े धो धो कर थक चुका था। उसे इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, इसलिए अब मजबूरन वो इस काम को कर रहा था। उसे पता था कि अगर उसने इस काम को छोड़ दिया तो वार्डन उसे उसकी मौत से पहले ही इस जेल में तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो चुपचाप अपने काम में ध्यान देता और किसी से भी बात नहीं करता। एक दिन जब वो काम करके अपने सेल में लौटा, तब उसने देखा कि उसका साथी जो उसके सेल में उसके साथ रहता था, वो अपना सारा सामान पैक करने में लगा था। उसकी अभी रिहाई का टाइम आ चुका था क्योंकि उसकी कैद पूरी हो चुकी थी और अब वो इस जेल से आजाद होने वाला था। ये देखकर फ्रैंक का दिल अंदर से दुखी हो गया क्योंकि उसके सामने उसका साथी अपने परिवार में जा रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे इस जेल में पूरी जिंदगी काटनी थी। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इसी जेल में रहेगा। इधर सब कैदी नए आने वाले कैदियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़े थे। इसी बीच वो सब कैदी जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सब कैदियों को उनका सामान उनके हाथ में थमाकर जेल में लाया जाता है। सब कैदी उन्हें जेल में आता देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस जेल में आने वाले हर नए कैदियों पर पुराने कैदियों के लीडर उन पर अपना नंबर लगाते थे, मतलब उन्हें चुनते थे और उन सब के बीच फाइटिंग करवाई जाती है। जो भी उस फाइटिंग में जीत गया उसे वो कैदियों के लीडर खरीद कर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे। इसी बीच एक कैदी जिसका नाम रिजा था, उसका भाई टोनी आकर उसे खुशी से बताता है कि इस बार हमें अपने ग्रुप के लिए सबसे तगड़ा फाइटर चुनना होगा ताकि हम हर फाइटिंग जीत सकें। इधर सब कैदियों की चेकिंग करके उन्हें अलग अलग सेल में भेज दिया जाता है और एक कैदी जिसका नाम लेसी था उसे फ्रैंक के सेल में भेजा जाता है। उस सेल के अंदर आते ही लेसी को सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने की जगह और सोने के लिए 2 चारपाइयां दिखाई देती हैं। इसके बाद रात होने पर सब कैदियों को अपने अपने सेल के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसी रात फ्रैंक के लिए एक गार्ड लेटर लेकर आता है। जब फ्रैंक उस लेटर को खोल कर पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा था कि फ्रैंक के कई साल घर न आने पर उसकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है कि अगर कुछ दिनों तक उसका दिमाग शांत न हुआ तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसकी बेटी ही उसका सब कुछ थी और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसलिए वह अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हर हाल में अपनी बेटी से मिलकर ही रहेगा। फ्रैंक अपने दिल के सुकून के लिए सीधे एक चर्च में आता है, लेकिन वहाँ चर्च बंद था। एक गार्ड आकर उसे बताता है कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम सुबह ही आना। इसलिए वह वापस जाने लगता है, लेकिन वहाँ वह गार्ड फ्रैंक के चेहरे पर दुख देखकर उस चर्च का दरवाजा खोल देता है। चर्च के एक कोने में फ्रैंक उस लेटर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि जिसकी वजह से वह इस जेल में अपनी कैद काट रहा था उसी की जान अब दांव पर लगी हुई है। अगली सुबह जब फ्रैंक मशीन में कपड़े धो रहा था तब उसकी नजर उस मशीन के एयर वेंट पर पड़ी। वहीं उसे ऊपर एक पानी का पाइप भी दिखाई देता है जिससे पानी टपक रहा था। ये देखकर उसे समझ आ जाती है कि हो ना हो ये पाइप इस जेल से बाहर जाता होगा और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। उसी रात फ्रैंक अपने साथ वाले सेल के एक कैदी ब्रोडी को उस एयर वेंट के बारे में बताता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर इस जेल से भाग सकते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ से भागना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जान उसी में है। मैं उसे खोना नहीं चाहता और मुझे यकीन है कि मेरे जाते ही वह ठीक हो जाएगी। लेकिन ब्रोडी उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसे पता था कि अगर वह यहाँ से भाग भी गए तो आगे आता हुआ नदी का पानी उन्हें डूबा कर मार देगा। दरअसल ब्रोडी को इस जेल का चप्पा चप्पा पता
था, लेकिन ब्रोडी उसका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए जब फ्रैंक उसे वह लेटर दिखाता है तब वह आगे से उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रोडी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए एक कैदी लेनी जो बॉक्सर है उसकी जरूरत होगी। वो इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है, वो अगर चाहे तो हमारी कुछ मदद कर सकता है। इसलिए उसी दिन फ्रैंक सीधे लेनी के पास आता है जो बहुत गुस्से में था। दरअसल उसकी कुछ ही दिन बाद रिहाई होने वाली थी, लेकिन एक कैदी को पीटने पर उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत तपा हुआ था। फ्रैंक उसे यहाँ से भागने का अपना सारा प्लान बता देता है, जिसे सुनकर लेनी उसे हाँ बोल देता है, क्योंकि लेनी के पास भी यह मौका था वार्डन से बदला लेने का। और यहाँ अब ये 3 साथी हो चुके थे, इसलिए वो तीनों अपना अगला प्लान बनाने लगते हैं। वो तीनों बैठकर डोमिनो गेम खेल रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता कि वो गेम खेलने के बहाने यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ फ्रैंक उन्हें बताता है कि अगर हम लॉन्ड्री वाले कमरे से भागेंगे तो सबको पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। और तो और उस जगह से पानी गुजरता है, वह रास्ता भी बहुत छोटा है, हम चाहकर भी वहाँ से नहीं भाग सकते, इसलिए हमें किसी दूसरे रास्ते से लॉन्ड्री रूम तक पहुँचना होगा। फ्रैंक उनसे कहता है कि मैं जब उस दिन चर्च में था तब मुझे वहाँ एक दीवार मिली जो लक्कड़ से बनी हुई थी और अब वह पुरानी होने की वजह से कमजोर पड़ चुकी है। हम उस दीवार को तोड़कर आसानी से सीवर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन लेनी उससे कहता है कि अगर हम गार्ड के सामने से उस चर्च के अंदर गए तो उसे हम पर शक हो सकता है। लेकिन फ्रैंक भी कोई आम कैदी नहीं था, वह अपनी आधी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था। अब वह एक शातिर कैदी बन गया था। उसे यहाँ इस जेल में कब क्या करना है ये सब वह सीख चुका था। और तभी वह एक पाउच लेनी को देता है। लेनी उस पाउच को जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर गंदम का आटा था, जिस पर उस चर्च की चाबी का छापा लगा हुआ था, जो उस दिन फ्रैंक ने चालाकी से आटा लेकर उस चाबी को आटे पर छाप लिया था, जिसे देखकर लेनी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खुद को बड़ा चालाक समझ रहे थे। लेकिन फ्रैंक उनसे भी 2 कदम आगे निकला। फ्रैंक उनसे कहता है कि हम उस मशीन के एयर वेंट को काटेंगे कैसे, क्योंकि वो तो लोहे का बना हुआ है, उसको हम चाहकर भी हाथ से नहीं खोल सकते। तब आगे से लेनी कहता है कि समझो हमारा काम हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस जेल में कटर तो नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे उस एयर वेंट को काटा जा सकता है, और वो चीज हीरा है। हमें सिर्फ एक हीरे की जरूरत होगी ताकि हम उस हीरे को इस्तेमाल करके उस मशीन के एयर वेंट को काट सकें, क्योंकि हीरा बहुत मजबूत होता है। उसकी मदद से हम किसी तरह उस एयर वेंट को काट लेंगे। ये सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि इस जेल में हीरा तो मिलना नामुमकिन है, लेकिन आगे से लेनी उसे बताता है कि इसका भी मेरे पास हल है। इस जेल में मेरे लेवल का एक और फाइटर है जिसके दांत पर एक हीरा लगा हुआ है। दरअसल ये फाइटर लेनी की तरह दूसरे सेल का लीडर था, क्योंकि यहाँ का वार्डन सब नए आने वाले कैदियों पर नंबर लगवाकर उन्हें बड़े फाइटर से फाइट करवाता है। जो भी जीत जाता है वही उस सेल का लीडर बन जाता है। इसलिए लेनी उससे कहता है कि हमें हीरा लेने के लिए उस फाइटर से फाइट करनी होगी, और मैं मौके पर उसके दांत पर वार करके वो हीरा अपने पास छुपा लूंगा। उसी रात लेनी सब लाइटें बंद होने के इंतजार में था। जैसे ही पूरी जेल की लाइटें बंद होती हैं, लेनी जल्दी से अपने सेल का एक लोहा तोड़ता है और दूसरा लोहा एक फ्रेम से। लेनी ने उन दोनों लोहे को आपस में जोड़कर एक रॉड तैयार कर लिया, जिससे वह अब उस एयर वेंट को काटने वाला था। लेकिन अभी भी उसे उसी हीरे की जरूरत थी जिससे वह उस एयर वेंट को काट सके। दूसरी तरफ फ्रैंक सीधा उस फाइटर जिसका नाम टोटन था के सेल में जाकर उसे लेनी से फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब तीनों साथी अपना प्लान बनाकर तैयार हो चुके थे। ब्रोडी उन्हें उन डोमिनो टाइल्स से एक मैप बनाकर वह रास्ता समझा देता है जिस रास्ते से वो भागने वाले थे। उनका रास्ता मशीन के एयर वेंट से निकलकर सीधे सीवर तक जाता था। उसके थोड़े ही आगे एक नदी आने वाली थी। नदी पार करने के बाद उनकी आखिरी मंजिल ट्रेन की पटरियां थीं, जो उन्हें इस जेल से आजाद करने वाली थीं। ब्रोडी उन्हें आखिरी बात बताता है कि सुबह 5 बजने से पहले अगर हमने उस ट्रेन की पटरियों को पार न किया तो हम सब जान से मारे जाएंगे, क्योंकि उन पटरियों पर 5 होने के तुरंत बाद पूरे 630 वॉट का करंट छोड़ दिया जाता है, जहाँ से बचना नामुमकिन है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो वहीं से भागने का फैसला करते हैं। वो तीनों अपना भागने का रास्ता समझकर पूरे 3 दिन बाद इस जेल से भागने वाले थे। इधर ऊपर खड़ा टोनी उनके बीच चलती सारी प्लानिंग देख रहा था, जिससे वह समझ जाता है कि ये तीनों कुछ तो बड़ा और खतरनाक काम करने वाले हैं। इसके बाद लेनी उस फाइटर के साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़ा था। उस फाइटर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी दरिंदे से कम नहीं। सभी कैदी फाइट देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ सब कैदी उस फाइटर के जीतने के लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इसी दौरान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेनी उस पर अपने 2 मुक्के बरसाता है, लेकिन तभी आगे से वह उसे इतने जोर का मुक्का दे मारता है कि लेनी वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन लेनी की आजादी का यह आखिरी मौका था, इसीलिए वह हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। उठते ही लेनी ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे ऐसा मुक्का दे मारा कि उसका दांत उसके मुंह से उखड़कर सीधा नीचे जा गिरा। लेकिन इससे पहले उस दांत को कोई और उठाता, लेनी मौके पर ही उस दांत को अपने पास छुपा लेता है। इसी दौरान वह बहाना बनाकर बेहोश हो जाता है ताकि उसे और न लड़ना पड़े। इसलिए उसे बेहोश होता
देख गार्ड्स आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसी रात लेनी अपने सेल के अंदर हीरे को उस लोहे के रॉड से जोड़ रहा था। उस हीरे को जोड़ते ही वो एक नुकीली तेज धार कटर जैसी रॉड तैयार कर लेता है। अगले दिन नहाते समय टोनी फ्रैंक के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम तीनों यहाँ से भागने का सोच रहे हो, लेकिन ये सोच मैं तुम्हारी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। टोनी उसे धमका कर कहता है, मुझे बस 1 किलो का ड्रग का पैकेट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा प्लान वार्डन को बता दूंगा और तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह मरोगे। इसलिए ये सारी बात फ्रैंक ने अपने साथियों को बता दी कि टोनी को 1 पैकेट चाहिए, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा, नहीं तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। वो उसे मारकर अपने रास्ते से हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि टोनी इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी रिजा का भाई था। उसके होते हुए उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो रिजा उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी फ्रैंक उन दोनों से कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें इस जेल के अंदर एक कैदी विव बटिस्टा की मदद लेनी होगी। वही एक ऐसा कैदी है जो हमारी मदद कर सकता है। दरअसल विव बटिस्टा इस जेल में वार्डन के साथ मिलकर सबको ड्रग बेचा करता है, लेकिन इस ड्रग की कीमत बहुत ज्यादा होती है जो आम कैदी नहीं ले सकता है। इसलिए टोनी उन्हें इस्तेमाल करके उनसे ड्रग मांग रहा था। उसी दिन फ्रैंक सीधे बटिस्टा के पास आता है। फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम इस जेल से भागना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें एक ड्रग का पैकेट टोनी को देना होगा। इसलिए ये सुनकर बटिस्टा मान जाता है, लेकिन बटिस्टा को पता था कि अगर उसने टोनी को ड्रग का पैकेट दे भी दिया तो फिर भी वो उनका भागने का प्लान वार्डन को बता देगा। इसलिए बटिस्टा उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पैकेट में जहर मिलाने का फैसला करता है। बटिस्टा उसी रात उस ड्रग में जहर मिलाकर एक पैकेट तैयार कर लेता है। बटिस्टा बुक देने के बहाने आकर वह पैकेट सीधे फ्रैंक के सेल में फेंक देता है। रात टोनी अपने दोस्त के साथ वह पैकेट लेने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक उस पर गुस्से में होता है कि मैंने तुम्हें अकेला आने के लिए कहा था, क्योंकि अगर यह बात बाहर तक फैल गई तो उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा और वे सारी जिंदगी यहाँ कैदी बनकर रह जाएंगे। लेकिन टोनी आगे से कहता है कि मैंने जो कहा है वो करो, मेरा पैकेट मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगा। इसलिए फ्रैंक उसके हाथ में वो ड्रग का पैकेट दे देता है। लेकिन इससे पहले टोनी वहाँ से जाता, वो फ्रैंक के साथ ही लेसी को तंग करने लगता है, क्योंकि टोनी की नजर पहले दिन से ही लेसी पर थी। लेकिन लेसी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आगे से वो कुर्सी उठाकर उसके सर पर लगातार दे मारता जाता, जिसे देखकर टोनी का साथी वो पैकेट लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेसी अब टोनी को छोड़ने वाला नहीं था। वो एक सरांदा उसके मुंह पर दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर फ्रैंक उसे रोक देता है। उस पिटाई की वजह से टोनी की हालत बुरी हो जाती है। लेसी ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वो रेंगता रेंगता जैसे ही सीढ़ियों के पास आता है, वो एकदम सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है और गिरते ही टोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर एक कैदी सीधा उसके भाई रेजा को जा देता है। उसकी मौत की खबर सुनते ही रेजा सीधा टोनी के सेल में आता है। जैसे ही वो टोनी के साथी को उठाता है, वहाँ वो मर चुका था। दरअसल उसने लालच में आकर वो सारा ड्रग ले लिया था जिसमें जहर था, और उस जहर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इधर टोनी के मरते ही पूरी जेल में अलार्म बजने लगता है। इसलिए फ्रैंक अपने सेल से टोनी का फैला हुआ सारा खून साफ कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि रेजा उससे पूछताछ करने जरूर आएगा। दूसरी तरफ गार्ड ने लेसी को एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। जैसे ही रेजा को पता चलता है कि उसके भाई की मौत के पीछे फ्रैंक का भी हाथ है, तो वह सीधे उसके सेल में आता है। रेजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे सच बता देते हो। पहले तो फ्रैंक उसे झूठ बोल देता है, लेकिन उसे पता था कि रेजा उसकी जान ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब वो उसे सच बता देता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भाई टोनी खुद लेसी को तंग कर रहा था, इसलिए लेसी ने उसे आगे से पीट डाला। ये सुनकर रेजा के अंदर लेसी के लिए बदले की आग भड़कने लगती है। रेजा उससे कहता है कि जैसे ही लेसी काल कोठरी से बाहर आएगा, तुम उसको मेरे सेल में लेकर आओगे। दरअसल अब रेजा लेसी को अपने सेल के अंदर ही मारकर अपने भाई का बदला लेने वाला था। इधर सब दोस्त अपने अपने काम में लगे हुए थे। ब्रोडी अंधेरे के लिए कुछ मोमबत्तियां तैयार कर लेता है। यहाँ लेनी जेल से चुराया हुआ एक हथौड़ा और पेचकस निकाल लेता है और दोनों उन चीजों को कपड़े के अंदर लपेटकर छुपा देते हैं। जैसे ही बटिस्टा सबके कपड़े लेने के लिए आता है, वो दोनों चालाकी से उन कपड़ों को उस टोकरी में डाल देते हैं जिनमें उनके काम के हथियार थे, क्योंकि यह टोकरी बटिस्टा सीधे ऊपर लेकर जाने वाला था। बटिस्टा उन कपड़ों को लेकर नीचे लॉन्ड्री रूम में फेंक देता है, क्योंकि फ्रैंक के अलावा कोई भी कैदी लॉन्ड्री रूम में नहीं आ सकता था। वो कपड़े सीधा फ्रैंक की टोकरी में आ गिरते हैं। उन कपड़ों को लेकर फ्रैंक लॉन्ड्री रूम में छुपा देता है, क्योंकि आज रात ये सब यहाँ से भागने वाले थे और ये सब सामान उनके काम आने वाला है। फ्रैंक जैसे ही सब सामान छुपाकर ऊपर आता है, तब पीछे से एक गार्ड उसे अपने पास बुलाता है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है। लेकिन जब वो गार्ड के पास आता है तो वो उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। दरअसल उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई हुई थी। उसकी बीवी उसे बताती है कि हमारी बेटी अब हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि कल रात वह हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ चुकी है। ये सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वह जिसके लिए यहाँ से भागना चाह रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए अब वह इसी जेल में अपनी जिंदगी काटने का फैसला करता
है। उसी दिन लेसी को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। लेसी सीधे अपने सेल में आता है। आते ही फ्रैंक उसे बताता है कि रीजा ने मुझे तुम्हें उसके सेल में लेकर आने के लिए कहा क्योंकि वह तुमसे अपना बदला लेने वाला है। फ्रैंक उसे अपनी बेटी की फोटो देकर कहता है कि चर्च के एक कमरे में होल होगा, वहाँ बटिस्टा और लेनी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल फ्रैंक ये इसलिए कहता है क्योंकि अब उसका इस जेल से भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और अब वह खुद यहाँ से भागने की बजाय लेसी को भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि रीजा लेसी को जान से मार डालेगा, इसलिए वह उसकी जगह खुद की जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। उधर रात जैसे ही वो गार्ड चर्च बंद करके वहाँ से जाता है, तब लेनी भी वहाँ अपने साथियों को बुलाने के लिए आ रहा होता है, जो दोनों बहाने बहाने वहाँ झाड़ू देने में लगे हुए थे। जैसे ही वो गार्ड वहाँ से ऊपर जाता है, तब पीछे से लेनी अपने सर में छुपाई हुई चाबी बाहर निकाल लेता है। वो जल्दी से उस चर्च का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वो तीनों सीधे उसी कमरे में जाते हैं जो फ्रैंक ने उन्हें बताया था। वो तुरंत उसी लकड़ को तोड़ने में लग जाते हैं, जो पुरानी होने की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। वो जैसे तैसे करके उस लकड़ वाली दीवार को तोड़कर उस सीवर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां उस रात सब कैदी भाग रहे थे। लेनी उस एयरवेंट के अंदर आते ही अपनी रॉड से उस एयरवेंट को काटने लगता है। जैसे तैसे करके वो उस एयरवेंट को बीच से काट देता है। एयरवेंट के कटते ही वो सब एक एक करके उस एयरवेंट की नाली को पार करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कुआं था, जिसे पार करके ये लोग आगे जा सकते थे। इससे पहले वो वहाँ से जाते तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह करके वो सब उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं। उतरते ही उन्हें सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत मजबूती से बंद था। वो सब जैसे तैसे करके अपना पूरा जोर लगाकर उसे खोल देते हैं। उस दरवाजे के खुलते ही वो सब एक सुरंग के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान ब्रोडी वही मोमबत्तियां जलाकर उन्हें देता है जो उस दिन उसने अपने सेल के अंदर छुपकर बनाई थी। वो उन मोमबत्तियों को जलाकर सीधे ट्रेन की पटरी की तरफ भागते हैं। वो सब खुशी से भागते भागते आगे एक दीवार से टकरा जाते हैं जो पूरी तरह बंद थी, जिसे देखकर लेनी अपनी हिम्मत हार जाता है क्योंकि उनका यह प्लान फेल हो चुका है। इसलिए लेनी लेसी पर गुस्से होता है क्योंकि यहाँ से भागने के प्लान में वो शामिल नहीं था। लेनी आगे से उसे एक मुक्का दे मारता है। जैसे ही वह मुक्का मारता है, तभी दीवार से एक पत्थर नीचे आ गिरता है, जिसे देख उन्हें समझ आ जाती है कि ये दीवार मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी होने की वजह से वो दीवार कमजोर पड़ चुकी थी। इसीलिए वो सब उस दीवार को खोदने लगते हैं। खोदते खोदते वो दीवार एक सुरंग की तरह बन जाती है, लेकिन फिर भी आगे से वो बंद थी। इसीलिए ब्रोडी उसके अंदर घुसकर उसे खोदना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ऊपर से वो दीवार गिर जाती है और ब्रोडी उन पत्थरों के बीच फंस जाता है। इसलिए जल्दी से फ्रैंक उसके अंदर जाकर किसी तरह करके उसके ऊपर से सब पत्थर हटाकर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन ब्रोडी पूरी तरह बेहोश हो चुका था। वो उसे उठाकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही आगे आने पर उन्हें सामने एक बड़ा गेट मिलता है जो मजबूती से बंद हुआ पड़ा था, जिसे वो चाबियों के बगैर नहीं खोल सकते थे। इसी दौरान फ्रैंक को साइड पर एक दरवाजा मिलता है जो खुशकिस्मती से खुला हुआ था। वो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर आते हैं, वहाँ उनके सामने ट्रेन की पटरी थी, लेकिन चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि ब्रोडी की सांस नहीं चल रही। जब उन्होंने उसे देखा तब ब्रोडी वहाँ अपना दम तोड़ चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही घंटा बाकी बचा था, क्योंकि 5 बजते ही उस ट्रेन की पटरी पर करंट छोड़ दिया जाना था। इसलिए वो तेजी से भागते हैं और भागते भागते वो आगे उसी नदी में जा गिरते हैं जिसके बारे में ब्रोडी ने फ्रैंक को बताया था। अब इससे पहले वो उस नदी में डूब कर मारे जाते, वो किसी तरह करके अपनी जान बचाकर उस नदी से बाहर एक किनारे पर आ जाते हैं। जैसे ही वो किनारे के दूसरी तरफ आते हैं, वहाँ उनके सामने वो ट्रेन की पटरी थी, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से बटिस्टा का पैर एक पटरी के बीच फंस जाता है। वो सब जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी टाइम पर वहाँ ट्रेन उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेनी उसे बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगा देता है। ट्रेन उनके बहुत करीब आ चुकी थी, इसलिए मौके पर ही लेसी और फ्रैंक वहाँ से पीछे हट जाते हैं और तभी वह ट्रेन लेनी और बटिस्टा दोनों को वहाँ कुचलती हुई आगे निकल जाती है। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जल्दी से भागते हुए आगे आते हैं। आगे आते ही उनके सामने ट्रेन स्टेशन था, जिसे देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो दोनों आखिरकार उस जेल से भाग ही निकले। फ्रैंक और लेसी दोनों ने जल्दी से अपने अपने कपड़े बदल लिए और लेसी उसे अलविदा करते हुए अपनी फैमिली की तरफ भाग निकलता है। फ्रैंक जैसे ही उन सीढ़ियों के सामने आता है, उसका दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब वह यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ जाने वाला था। वह खुशी से उन सीढ़ियों को पार करके ऊपर आ ही रहा था, तभी पीछे से उसे झटका लगता है और हमें फ्रैंक दिखाया जाता है, जो जेल के अंदर रीजा के सेल में था। दरअसल फ्रैंक ने लेसी को अपनी बेटी की तस्वीर देकर उसे यहाँ से भगा दिया और वो लेसी की जगह खुद रीजा के सेल में आ गया और उसने उसका ध्यान भटकाने के
लिए उसे अपने साथ बातों में लगा लिया ताकि लेसी और उसके बाकी साथियों को यहाँ से भागने का समय मिल सके और वे इस जेल से भागकर अपनी मंजिल तक पहुँच सके। दरअसल जो झटका उसे लगा था वह रीजा ने उसे चाकू घोंपा था, क्योंकि रीजा को पता चल चुका था कि वह अपने दोस्तों को भगाने के लिए उसे रोक रहा था। जैसे ही रीजा ने उसे चाकू मारा वह सीधे नीचे जा गिरता है। मतलब हमने जो 5 साथियों को भागता हुआ देखा वह सब झूठ था, क्योंकि फ्रैंक यहाँ से भागा ही नहीं था। वह इतने सालों इस जेल में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए भागने का सोच ही रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ जो भागा था वह उसका एक सपना था, क्योंकि वह सपने में ही अपने दोस्तों के साथ इस जेल से भाग रहा था। और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। इसलिए उसने खुद भागने की बजाय लेसी को यहाँ से भागने के लिए कहा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जहाँ सब दोस्त उस जगह की खुदाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ लेसी पहुँच जाता है, जिसे देखकर ब्रोडी उसे मारने ही वाला था। तभी उसने वह तस्वीर दिखाई जो उसे फ्रैंक ने अपनी बेटी की दी थी। इसलिए ब्रोडी समझ जाता है कि फ्रैंक ने अपनी जगह उसे भागने के लिए भेजा है। इसलिए वे सब एक एक करके उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और जल्दी में ब्रोडी की टोपी वहीं रह जाती है। लेकिन तभी पीछे से फ्रैंक भी आकर ब्रोडी की गिरी हुई टोपी उठाकर नीचे कूद जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो टोपी फ्रैंक ने उठाई थी वह दरअसल ब्रोडी ने खुद पहले ही उठा ली थी। मतलब ये सब उसके दिमाग में चल रहा सपना था, क्योंकि उसके बाकी 4 साथी पहले ही भाग चुके थे। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वह अभी भी अपने दिमाग में अपनी बेटी की झलक देख रहा था। उसकी बेटी उसे एक नदी के किनारे खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह अपने पिता को देखती है तो वह भागकर सीधा उसके गले लग जाती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ जेल में उसे गार्ड उठाने की कोशिश कर रहे थे, वह अपने सपने में अपनी बेटी को देखते ही वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके बाकी 4 साथी यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन फ्रैंक बेचारे का इस जेल से भागने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है और सपने के साथ साथ वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।